नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोग एसएससी जीडी के जो अभी वेरियस पेपर्स हुए थे उसके रीजनिंग के सेक्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे पास जो पेपर है वो है 17 जनवरी 2023 को जो हुआ था। तो 17 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसका पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसका पहला प्रश्न है ये जो कि आपके सामने आता है, ये है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें इक्वेशन मतलब आपको बैलेंस करनी है, कोई एक सही विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में से रखना है जिससे कि इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें तो विकल्प चेक करने पड़ते हैं एक एक करके इसमें से, लेकिन क्योंकि इस बार हमारे सामने आंसर है ऑलरेडी तो हम डायरेक्टली आंसर को हिट करते हैं। यानी कि तीसरा आंसर आपका सही जवाब बताया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम एक मिनट बस मैं पेन को थोड़ा सा थिक कर लेता हूं। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, भाग इक्वल्स टू, तो यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं भाग, यहाँ लगा देते हैं इक्वल्स टू, उसके बाद है इनटू प्लस माइनस, यहाँ इनटू, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप भाग लगाएंगे 200 में तो 100 बचेगा और फिर इक्वल्स टू लगा हुआ है। इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर 10 का गुणा 8 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 80, एक मिनट बस, हाँ, तो यहाँ पर आप 80 लिख देंगे और उसके बाद प्लस में 80 हो गया, प्लस 40 है और माइनस का 20 है। तो आप 40 और 80 को जोड़ लें, 120 हो गया। 120 में से 100 गया तो 100 ही बचेगा और इधर भी 100 ही है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गई। दैट मीन्स जो ऑप्शन हमने 3 पिक किया है वो बिल्कुल सही है और इसके अलावा हम कोई भी विकल्प रखते तो वो एग्जैक्टली बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज समझ में आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फ्रॉम दी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं सो दैट यू कैन सी द ऑल द ऑप्शंस। तब भी आप सारे नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, एक चौकोर कागज है, उसे नीचे से आधा हिस्सा ऊपर मोड़ दिया, फिर ये टुकड़ा जो बचा उसका आधा हिस्सा इधर मोड़ दिया, उसके बाद उसमें ये आकृतियां काट दी। कौन सी आकृतियां, ध्यान दीजिएगा। एक सर्कल नुमा आकृति काटी है और एक आयत जैसी आकृति काटी है और एक ये एरो जैसी आकृति काटी है। तो जब आप, पता है आपको ये वाला फोल्ड इस पर है, जब आप इसे अनफोल्ड करके इधर खोलेंगे तो ये एग्जैक्टली अपनी मिरर इमेज बनाएगा और इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। ये सर्कल है तो सर्कल आएगा। आपको पता है कि ये हिस्सा भी तो इस पे फोल्ड था, इसे नीचे खोलेंगे तो ये भी अपनी मिरर इमेज बनाएगा और इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली ऐसी दिखाई देने वाली है जैसी कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ऐसी की ऐसी ही दिखाई देने वाली है जैसे कि मैं बना रहा हूँ। तो चलिए ऐसा विकल्प ढूंढ लेते हैं, वही हमारा आंसर बनेगा। अब आप इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा तो ये मिट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए ऐसा विकल्प आपको कौन सा मिलता है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं है बिल्कुल भी, तीसरा भी नहीं है, जी हाँ चौथा है। तो चौथा विकल्प ही हमारा आंसर भी है और चौथा विकल्प ही जो हमने बनाया था उसके जैसा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में ये वाला जो टाइप है ना, इक्वेशन बेस्ड, इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट के हर पेपर में। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कह रहा है D प्लस E प्लस F माइनस जी इंटू एच डिवाइडेड बाई आई माइनस जे है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि फॉल्स है, वो हमें ढूंढ कर निकालना है। चलिए पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। यहां पर लिखते हैं डी, डी के बाद है प्लस और प्लस का मतलब है पुत्री, तो डी पुत्री हो गई। बोलो किसकी पुत्री हो गई, कि सर ई की हो गई। अब ई के बाद है प्लस, प्लस का मतलब पुत्री यानी कि ई पुत्री हो गई। बोलो किसकी हो गई, कि सर एफ की हो गई। एफ के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ है पति, तो एफ पति हो गया। बोलो किसका पति हो गया, एफ पति हो जाएगा सर जी का। जी के बाद है इंटू, इंटू का मतलब है माता, तो जी माता हो जाएगी। बोलो किसकी, कि सर एच की। इसका मतलब एच और ई आपस में बहन भाई या बहन बहन हो जाएंगे। ठीक है, अब एच के बाद क्या दे रखा है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब दे रखा है आपको भाई, तो एच भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा, कि सर आई का हो जाएगा। आई के बाद माइनस, माइनस का मतलब है पति, तो आई पति हो जाएगा। किसका पति हो जाएगा, सर जे का हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस है जे उसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, असत्य ढूंढना है। असत्य जो कथन सत्य नहीं है, डी आई की बहन है। डी बहन नहीं है आई की, बल्कि डी की जो माँ है उसका भाई है आई, यानी कि डी उसकी भांजी लगेगी। तो यही कथन है जो असत्य है, बाकी सत्य होंगे, देख लीजिए आप।
ई आई की बहन है, जी हाँ ई आई की बहन है। ई एच की बहन है, ई एच की बहन है। ई जी की पुत्री है, जी हाँ ई जी की पुत्री है। बाकी सब सत्य है, बट हमें कौन सा ढूंढना था? असत्य ढूंढना था, जो कि पहला ही विकल्प मिल गया था। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4 की तरफ, ज्यादा आगे चले गए, सॉरी। चौथा प्रश्न क्या है? ये है चौथा प्रश्न जो कि सीरीज से है, श्रृंखला से है। क्या है चौथा प्रश्न? देख लेते हैं, आइएगा। चौथे प्रश्न में 1 4 27 ये जो सीरीज दी हुई है, आप यहां पर इसे लिख लेते हैं, चलिए, जिससे कि बेहतर समझ पाए। 1 है, 4 है, 27 है, देन क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 3125 है। सोच के देखिए कहां 1 और कहां 3125, कितना बड़ा डिफरेंस है। और इतना बड़ा डिफरेंस या तो गुणा से हो सकता है, या स्क्वायर्स या क्यूब से हो सकता है। तो गुणा से ही स्क्वायर और क्यूब भी बनते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये कैसे बना है समझिएगा। देखिए सर, 1 की पावर 1 कर दीजिए, 1 हो जाएगा। अच्छा, 2 की पावर 2 कर दीजिए, 4 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कर दीजिए, 27 हो जाएगा। 4 की पावर 4 कर दीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा 256। और उसके बाद आगे 5 की पावर 5 हो रही है, आप करके देख लीजिए, 3125 ही आएगा। तो 256 आपका बिल्कुल सही जवाब बनता है, जो कि दूसरे विकल्प में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फ्रॉम द एनालॉजी, यानी कि सादृश्यता से है। आपसे कहता है 4 का संबंध 74 से जिस आधार पर है, 7 का संबंध 353 से जिस आधार पर है, उसी आधार पर 6 का संबंध किससे होगा? देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे ना सवाल को, तो आपको दिखाई देगा 74, या फिर छोड़िए 7 के साथ 353 को यदि आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा 7 का क्यूब सर 343 होता है कि नहीं? 7 का क्यूब सर 343 होता है। 7 का क्यूब 343 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो 353 बनेगा। हाँ सर, बात तो सही है। ऐसे ही 4 का क्यूब जो होता है, 4 का क्यूब सर 64 होता है। यदि मैं 64 में 10 जोड़ दूं तो क्या 74 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे ही 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में 10 जोड़ देंगे तो 226 बनेगा। क्या 226 विकल्प में दे रखा है? हाँ सर, दूसरे ही विकल्प में है, तो 226 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चीजों पर एकदम से टूट नहीं पड़ना है, चीजों को देखना है, समझने की कोशिश करनी है, दिमाग के अंदर जाने देना है, तब क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं। चलिए, अगली सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को मैं यहां पर लिखूंगा 5 8, देन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 23 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 68 है, 68 है। तो आप डिफरेंस करके देखिए, यहां पर +3 दिखाई दे रहा है। आगे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा है कि कितना प्लस होगा, आगे भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ आगे जरूर समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? आगे समझ में आएगा कि सर यहाँ पर 7 और 5 12 प्लस हुआ है। आगे समझ में आएगा कि सर यहाँ पर 5 और ये कितना 15 प्लस हुआ है। आगे समझ आ रहा है कि यहाँ 18 प्लस हुआ है, यानी कि 3 माइनस करूं तो 15, 15 में से 3 गए तो 12, 12 में से 3 गए तो 9, यानी कि 23, 9 जुड़कर 23 बना होगा। तो 23 में से 9 घटा दीजिए, 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अच्छा, 9 में से भी 3 घटा के इधर यहां पे लिखूंगा 6, तो 8 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 14। क्या 14 विकल्प में दे रखा है? हाँ सर, दे रखा है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कंप्लीट आंसर है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है 7वां प्रश्न, जो कि देखते ही सॉल्व हो जाएगा, जिसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। कह रहा है महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से जिस आधार पर है, पश्चिम बंगाल का संबंध उसी आधार पर किससे होगा? तो आप समझ सकते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की राजधानी है क्या? कोलकाता। तो कोलकाता से इसका संबंध होगा। न्यूमेरिकल थोड़ी है, ये तो सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, आपको पता होगा, तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न क्या कहता है, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। क्वेश्चन कहता है नेशन को लिखा जाता है MZ। अच्छा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी पूरा सवाल आ नहीं पाया है। हाँ, अभी आया है, देखिएगा। तो क्वेश्चन ये कहता है नेशन को लिखा जाता है MZGRLM। चलिए इसे समझने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से ये N+1 सॉरी -1 M हो रहा है, A-1 Z हो रहा है, T नो सॉरी नहीं भाई, ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं बताता हूं आपको।
यहाँ तो सीधे सीधे अपोजिट चल रहे हैं, इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। देखो n का अपोजिट m, a का अपोजिट z, t का अपोजिट g, i का r, o का l, n का क्या होता है m होता है। ठीक है, अपोजिट चल रहे हैं तो आप अपोजिट ही कर दीजिए। किस में पूछा है, बॉटल में पूछा ना, बॉटल में बॉटल का अपोजिट पूछा है, b का अपोजिट y, o का अपोजिट l, t का g, t का g, l का o, e का v, वाई एल जी जी ओ वी, वाई एल जी जी ओ वी, ऐसा आपको दूसरा ही विकल्प दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट भी है आपका। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज फ्रॉम दी सीरीज, यानी कि श्रृंखला से है। थोड़ा सा छोटा कर दिया जिससे ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई दे जाए, तब भी पूरे नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं है, मैं इसको फिर से बड़ा ही कर लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन तो मैं बाद को मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। ये है क्वेश्चन आपका, समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। इसमें कुछ लॉलीपॉप्स हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, आपको इन्हीं का सीक्वेंस समझना है, ऊपर नीचे कैसे हो रही है। तो ध्यान से देखिए, पहली दो सीधे 180 डिग्री मतलब अपोजिट हो गई, नीचे हो गई। देखो ये सेम रही कि नहीं, ये ऊपर थी ऊपर ही रही, ये नीचे थी नीचे ही रही, कोई चेंज तो नहीं हुआ इसमें, सिर्फ पहली दो में चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब अगले में क्या हुआ है पता है, अगले में क्या हुआ है, इसे छोड़ दो, इसे मतलब इसे छोड़ दो, इन दो में चेंज हुआ है। देखो ये वाला सेम टू सेम है कि नहीं है, देख लो आप। बाकी इनमें चेंज क्या हुआ, ये ऊपर पहुंच गए, हो गए। ये सेम टू सेम है कि नहीं है, और ये सेम टू सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। यानी कि पहले दो को किया, उसके बाद एक छोड़कर दो को किया, अब किसको करेगा बताओ कि सर अब दो छोड़ेगा अगली और फिर इन दो को करेगा, है ना, ऐसा ही हो रहा है। देखो ये सेम इसकी तरह, ये जो ऊपर थी वो कहां आ गई, नीचे, और ये तो सेम है ही है। अब क्या करेगा, फिर से एक छोड़ेगा, अब एक दो तीन इधर से छोड़ेगा, इन दो को चेंज करेगा, ये दोनों चेंज होंगे तो ये ऊपर की ओर हो जाएंगे, बाकी सब जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, इस तरीके से चल रहा है। तो देखें जरा किसमें हो रहा है। देखो अब नीचे जाऊंगा कहीं भूल ना जाऊं, मैं भी सोच रहा हूं, लास्ट के दो ऊपर चाहिए, इसमें है लेकिन ये तो आंसर नहीं है क्योंकि इसमें बीच का नीचे भी है, लेकिन ये एक नीचे एक ऊपर चाहिए, इसमें एक नीचे एक ऊपर चाहिए। चलिए आइए जरा, देखो ये रहा, एक नीचे एक ऊपर, बीच का नीचे और बाकी ऊपर दो, यानी कि दूसरा विकल्प ही बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगेन बात करता है एनालॉजी की, क्या है कि चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है, ऐसा ही संबंध खगोल विज्ञानी का किससे होगा। खगोल विज्ञानी अपनी वेधशाला में बैठा रहता है, चिकित्सक हॉस्पिटल में बैठा रहता है, चिकित्सक अस्पताल में होते हैं, चिकित्सा अस्पताल में करने ही जाते हैं, ऐसे ही खगोल विज्ञानी जो है वो वेधशाला में बैठकर अपना काम करते हैं, इसलिए वेधशाला आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ये सब सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान ठीक ठाक है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि श्लोक से है और इसमें क्या करना है जरा देख लेते हैं। कह रहा है सभी गाय स्तनधारी हैं, तो मैंने सभी गाय को स्तनधारी बनाना है, तो सभी गाय को हमने कुछ इस प्रकार से स्तनधारी बनाया, ठीक है, स्तनधारी बनाया। आगे कहता है सभी गधे स्तनधारी हैं, तो ये लीजिए सभी गधे को भी मैं स्तनधारी के अंदर ही रख देता हूं, लेकिन ध्यान रहे गधे और गाय टच ना हो जाए, है ना, क्योंकि उसने कहा नहीं है, जितना कहा जाए केवल उतना ही डायग्राम बनाते हैं। सभी स्तनधारी जानवर हैं, जी हाँ, सभी स्तनधारी को जानवर बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, सभी स्तनधारी जानवर हैं। अब आइए निष्कर्ष पे, पहला सभी गधे जानवर हैं, जी हाँ सर सभी गधे जानवर के अंदर हैं, तो इसका मतलब सभी गधे जानवर हैं, ये कैसा होगा, सही। सभी जानवर गधे हैं, रिलेशन बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो सभी में नहीं निकल सकता, कुछ में निकलेगा। सभी जानवर गधे हैं, नहीं कुछ हैं, इसलिए ये हो जाएगा गलत। कुछ गाय गधे हैं, क्या कुछ गाय गधों से टच होती दिखती हैं, नहीं, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। तो केवल पहला निष्कर्ष सही निकलता है, और केवल पहला निष्कर्ष सही निकलता है, ये आपको कौन से विकल्प, चौथे विकल्प में दे रखा है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि है डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने वाला। आपको 5 शब्द दिए गए हैं, इनको उस क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में यह अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिखाई देते हैं। डिक्शनरी देखना हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं,
देखिए सबसे पहले जो कॉमन लेटर है ना एफ एल एफ एल एफ एल, ओ सॉरी आगे तो एफ आई है, इसलिए कॉमन लेटर है एफ 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 एफ, इन्हें हटा दीजिए, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। सेकंड लेटर पे आइए, एल है एल है एल है आई है फिर एल है, तो आई छोटा है ना, आई और एल में छोटा कौन है, आई, तो ये पहले नंबर पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन की शुरुआत होगी वो ऑप्शन 4 से शुरू होगी। तो देखो 4 से इसमें शुरू हो रहा है पहला विकल्प जो है, दूसरे विकल्प में 2 से शुरू हो रहा है, तीसरे में भी 4 से शुरू हो रहा है, चौथे में 4 से शुरू नहीं हो रहा है, इसमें 4 से शुरू नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है लेकिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब सर आई तो लग गया पहले पे, अब एल वाले में ये एल कॉमन एल कॉमन एल कॉमन एल कॉमन, आगे बढ़ो, ओ है ई है एल है, सॉरी ये तो लग ही गया था, ओ है ई है ओ है और इसमें ई है, तो ई छोटा है तो ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। आगे बढ़ो, इसमें यू है इसमें टी है, तो टी वाला दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे नंबर पे आएगा। यानी कि ये है कि दूसरे नंबर पे हमें देखना चाहिए 2, तो 4 के साथ 2 इसमें है लेकिन 4 के साथ 2 इसमें नहीं है, तो ये विकल्प गलत है, यानी कि ये वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। पूरे अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप पेपर दे रहे हैं ना कि प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। आपको समझ में आई बात, क्या नहीं आई, हमें जैसे ही ऑप्शन मिला हमारे मतलब का, हम आगे जाकर चेक नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक नन ऑफ दीज दे दिया जाता तो हमें पूरा का पूरा चेक करना पड़ता, क्योंकि हो सकता है लास्ट में जाके गड़बड़ कर सकता था वो, लेकिन इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। आइए इसे छोटा कर देते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करें, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। और देखो अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा छोटा हो नहीं रहा है और हमें इसका आंसर भी सामने ही दिखाई दे रहा है। ये वाली आकृति इसके अंदर निहित है, बस ढूंढने की बात है। तो ध्यान से देखें, ये बहुत हल्का सा प्रिंट आया है, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने में हो रही होगी। ऐसे ही ये वाला चाप यहाँ दे रखा है। अब ऊपर सर्कल चाहिए था, सर्कल ये घूम रहा है, देखिए ये वाला सर्कल घुमा हुआ है, ये वाला सर्कल घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला विकल्प ही है जो इसके अंदर निहित है, छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है 14वां क्वेश्चन, ये फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग से आया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रश्न है, क्या कहता है सुनिएगा जरा। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में टीचर का कोड दिया है, स्कूल का दिया है और पूछा है सब्जेक्ट का कोड कैसे होगा। तो देखो यहीं से समझने की कोशिश करें, तो टी 20 पर है, आर 18 पर, -2 हुआ। ई 5 पर है, सी 3 पर, -2 हुआ। ए 1 पर है, 1 में से 2 घटाओगे तो 25 आएगा, 25 का मतलब वाई हुआ। सी 3 पर है, -2 हुआ। एच -2 एफ आ गया, ई -2 सी आ गया और आर -2 पी आ गया। कन्फर्म हो गया कि -2 ही हो रहा है, तो हम डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं सब्जेक्ट। एस 19 पर -2 करो 17, 17 का मतलब क्यू। यू 21 पर -2 करो 19 का मतलब एस, -2 करो तो जेड, -2 करो तो एच, -2 करो तो सी, -2 करो तो ए, -2 करो तो आर, यानी कि क्यू एस जेड एच सी ए आर, ऐसा विकल्प आपको दूसरा दिया हुआ है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, कमेंट करते रहिए। और यदि मेरी स्पीड स्लो है तो आप उसे अपने हाथ में रखिए, आप 1.25 करके देख सकते हैं। यदि थोड़ी फास्ट लगती है तो आप उसे 1 से 0.75 करके देख सकते हैं। ये सब रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है मेरा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट से। और सिटिंग अरेंजमेंट भी कौन सा, एक सीधी पंक्ति में बिठाने की बात चल रही है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं और कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। कहता है यू वी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो मैंने यू को वी के बाईं ओर ठीक बगल में रख दिया। ठीक है, आर वी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। आर वी के बाईं ओर 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर आर आ गया वी के बाईं ओर। इसके बाद कहता है कि आर पी और टी के ठीक बगल में बैठा है। आर पी और टी के ठीक बगल में ऐसे बैठेगा। कि सर ये जगह नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बदल देंगे। आर पी और टी के बगल में बैठा है। अच्छा देखो 3 और 3 6 और 1 7 लोग हो चुके हैं। आगे कहता है एस आर के दाईं ओर तीसरा है। आर के दाएं 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, कि सर एस आ जाएगा। फिर कह रहा है, बस इतना ही बोला और कुछ भी नहीं है। तो जो एक व्यक्ति बचा है पी क्यू आर एस टी यू वी में, कौन बचा है, शायद क्यू बचा है, वो यहां पर आ जाएगा।
ठीक है। क्या पूछा, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में आपको एस दिखाई दे रहा है, तो एस ही आपको तीसरे विकल्प में दे रखा है, तो तीसरा विकल्प सही जवाब भी दे रखा है। उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आपको आ रही है कि नहीं, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि है सीरीज यानी कि श्रृंखला से, लेकिन ये सीरीज है नंबर की सीरीज, यही कि यहीं इसे करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से नोटिस करो कि आई 9 पर, के 11 पर, प्लस 2, 11 और 2 13 का मतलब m हो गया। इसका मतलब e में भी 2 जुड़कर आया होगा, तो 5 और 2 7 का मतलब g, और g से एक भी विकल्प शुरू नहीं हो रहा, सिर्फ यही हो रहा है, तो आपका आंसर बन गया। आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं, m प्लस 2 कितना हो जाना चाहिए, o, तो सॉरी, अच्छा यहां से चेक करो ना पहले, g से d, अच्छा माइनस कितना हुआ है कि सर 3, तो m में से 3 माइनस करोगे तो j आएगा, तो j ही आ रहा है, देखिए आप। आगे चेक करो यहां से, v से x प्लस 2 हुआ है कि माइनस 2, सर प्लस 2, तो यहां r में प्लस 2 करोगे तो t आएगा, तो देखो t ही आना चाहिए। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, g से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है, डायरेक्ट आंसर लगाइए। यही है मूल मंत्र किसी भी पेपर में क्वालिफाई करने का, स्कोर करने का। हम क्या कर रहे होते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा पूरा चेक कर रहे होते हैं, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तभी हमें समय ज्यादा लग जाता है उसमें। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, ये आपके सामने सीरीज से है, देखिएगा, यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, 29 में से 26 गए तो 3, इसका मतलब 3 का मतलब सी, सही है, 5 ही जोड़ा है। अभी सी 3 पर होता है, 3 में 5 जोड़ूंगा तो 8 होगा, 8 का मतलब एच होगा, एच से शुरू होने वाले ये दोनों विकल्प तो है नहीं। आगे बढ़िए, D से H प्लस 4, H से L प्लस 4, L में प्लस 4 करूंगा तो P होगा, और H P वाला ये है, ये नहीं है, तो बस आंसर 1 बन गया। फिर से वही कहूंगा कि पूरा चेक कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आप पेपर दे रहे होते हैं, ना कि क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये है 18वां प्रश्न, जो कि मिरर इमेज का है, नॉन वर्बल रीजनिंग से। एक इमेज दी है, अजीब से लेटर बने हुए हैं, कह रहा है इसकी इमेज क्या बनेगी, तो ध्यान से देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे। W सबसे इधर दिखाई देगा, लेकिन जैसा था वैसा ही दिखाई देगा W, इसमें M जैसा हो गया तो ये गलत, इसमें M जैसा हो गया तो ये गलत। अब इसकी बात करते हैं, इसकी ये जो G है ना, इसका ये हिस्सा ऊपर वाला इधर झुक रहा है, तो अब इधर झुक कर आना चाहिए, इधर इसमें झुक रहा है, इसमें नहीं झुक रहा है, ये गया काम से, तो आंसर बन गया आपका तीसरा। क्लियर है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है 19वां प्रश्न, देखेंगे 19वां प्रश्न क्या कहता है। अगेन सिटिंग अरेंजमेंट से आ गया है, 8 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में बिठाने की बात चल रही है, सीधी पंक्ति में बिठाइए ना 8 व्यक्ति को। तो देखिए सीधी पंक्ति में 8 व्यक्ति बिठाने हैं, कहता है, हाँ जी, सीधी पंक्ति में 8 व्यक्ति बिठा रहे, ई पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरा है, तो देखिए 1 और ये 2, और यहां पर दूसरे नंबर पे ई आ गया, और ये लेफ्ट हैंड बायां सिरा है, ध्यान रखिएगा, ई बाएं सिरे से दूसरा है। फिर कहता है एच और ई के बीच कोई नहीं बैठा है। अब एक बात समझना, मैं एच को यहां बिठा दूं तो एच और ई के बीच कोई नहीं बैठेगा, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ई बाएं दूसरा बैठा था पंक्ति के बाएं सिरे से, एच को हम यहां बिठा दें तो भी तो एच और ई के बीच में कोई नहीं बैठेगा। बात तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 कंडीशन बन चुकी है। आगे कहता है जी एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, एच के दाईं ओर, दाएं ओर चौथा ले जाइए, 1 2 3 4, यहां कौन आ गया जी। एच के दाईं ओर 1 2 3 4, यहां कौन आ गया जी। अब जरा इनको गिन के देखें तो 3 और 3 6 और 1 7 हुए हैं, ये 3 और 2 5 हुए। चलिए अभी हमारी लिमिट में चल रहा है सब कुछ। आगे कहा गया है के जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जी के बाईं ओर ठीक बगल में के, जी के बाईं ओर ठीक बगल में के, यहां तक भी ठीक है। के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब के और डी के बीच 2 व्यक्ति ऐसे तो नहीं आ सकते, आगे ले जाना पड़ेगा, यहां डी लाना पड़ेगा, तभी के और डी के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। अच्छा, के और डी के बीच में 2 व्यक्ति यहां पर कैसे होंगे, 1 और ये 2, यहां पर लाना पड़ेगा डी को, तभी के और डी के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। अब देखना ये हो रहे हैं आपके 3 और 3 6 और 3 9, जबकि थे तो 8, इसलिए ये गलत हो गया। ये कितने हो रहे हैं, 3 और 3 6 और 1 7, अभी एक और ला सकते हैं हम आसानी से। आगे पढ़िए तो कहता है कि एल एस के दाएं तीसरे स्थान पर है, एल एस के दाएं तीसरे स्थान पर है।
एल एस के दाएं तीसरे स्थान पर कैसे आ सकता है? तो देखो मेरे हिसाब से एस यहां पर हो, एल उसके दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहां पर हो। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7 लोग तो ये हो गए। अच्छा आठवां व्यक्ति जो है, आठवां व्यक्ति जिसका नाम क्या है? अच्छा मैंने कोई लाइन छोड़ी तो नहीं थी, एक बार पढ़ लेता हूँ। ई पंक्ति के बाएं से दूसरा है, एच और ई के बीच में कोई नहीं है, जी एच के दाएं चौथा है, जी एच के दाएं चौथा भी हो गया है। अच्छा के जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, के जी के बाईं ओर ठीक बगल में भी आ गया। के और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, के और डी के बीच 2 व्यक्ति भी आ गए हैं। एल एस के दाईं ओर तीसरा है, एस के दाईं ओर तीसरा एल हो गया, लेकिन एस के दाईं ओर तीसरा एल ऐसे नहीं दूसरे तरीके से भी हो सकता था। कैसे हो सकता था देखेंगे जरा, क्योंकि अभी हम बिठा नहीं पा रहे ना उस वाले व्यक्ति को। क्या था? एल एस के दाएं, तो एस को हटाओ यहाँ से, इसी को तो बिठाया था हमने, और एल को हटाओ यहाँ से, एल को बिठाया था। हम एक काम करते हैं, एल को एस के दाएं तीसरा बिठाना है, तो हम एस को यहाँ ना बिठा लें यहाँ पर, तो उसके दाएं 1 2 3 यहाँ कौन बैठ जाएगा? एल बैठ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? इससे क्या पूरे 8 व्यक्ति हो जाएंगे। जो व्यक्ति का एक नाम बच गया है मेरे ख्याल से वो कौन बचा है? टी, तो उसको यहाँ बिठा देंगे। देखो 3 और 3 6 और 2 8 लोग हो गए पूरे के पूरे। अब ठीक है, उसने पूछा है एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो ध्यान से, एस और टी के बीच इतने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ऑप्शन देखना, 3 है, 1 है, कोई भी नहीं, 3 से अधिक। सर 5 है तो 3 से अधिक ही लगाना पड़ेगा, तो 19 का आंसर आ जाएगा ए। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आइए आखिरी प्रश्न की तरफ। आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ते हैं एक एक करके रखकर, बट आपके लिए तो अच्छा है, ग्रीन कलर का हो रहा है, उसी को रखकर देख लेते हैं। इनटू और प्लस को चेंज करना है, जहां प्लस है उसे इनटू कर दो, जहां इनटू है उसको प्लस कर दो, बस और कुछ नहीं। बोर्ड मास लगाइए तो 5 का भाग 35 में जाएगा, 1/7 रह जाएगा, है ना। अच्छा गुणा हो रहा है 63 से, तो गुणा कर दीजिए यहाँ पर आप 63 से 63 से। माइनस का 7 हो रहा है, कर दीजिए, प्लस का 21 हो रहा है, कर दीजिए, बराबर में 23 लिखा है, लिख दीजिए। 7 नाम 63 9 हो जाएगा, 9 - 7 + 21 बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अभी 9 और 21 30 हो जाएगा, 30 में से 7 गया तो 23 हो जाएगा, और बराबर में भी 23 ही है, यानी कि LHS बराबर हो गई है RHS के। कौन से विकल्प को रखने से? दूसरे विकल्प को रखने से। तो दूसरा विकल्प इसीलिए करेक्ट आंसर बताया गया है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार किताब बनाई है। ये है SSC GD कांस्टेबल की किताब, जिसमें हम आपको 20 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, 12 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्व पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर में भी 2013, 2015, 2019, 2021 और 2023। जी हाँ, बिल्कुल करंट सेशन जो चल रहा है, करंट 2023 के जनवरी और फरवरी में जो पेपर्स हुए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इन सारे पेपर्स को लगाते हैं, और आपको कहीं कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई का समाधान आप टीचर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस किताब को परचेस करने के लिए आपको जाना होगा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर। यहाँ पर जाएंगे और अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर परचेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करिए और घर बैठे बैठे इस किताब को मंगा लीजिए। आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।